नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब खास है, आज की वीडियो में हम पर्यावरण अध्ययन में जल से संबंधित प्रश्नों के बारे में जानेंगे, है ना। इसमें भी प्रीवियस ईयर पेपर के कुछ प्रश्न रखे गए हैं, तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। यदि जो वीडियो अभी हम अपलोड कर चुके हैं उनको नहीं देखा है, देख लीजिएगा। कुछ प्रैक्टिस सेट्स भी हमने 150 प्रश्न के दिए हैं, तो उन वीडियो को भी देख लीजिएगा, है ना। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया था आपका जल से, ये कौन सा विकल्प टंका की संरचना को सही ढंग से परिभाषित करता है। कहने का मतलब है टंका क्या है, सीधा सीधा ये पूछा है तो टंका को हम टैंक कह सकते हैं। अपने घर में जो टैंक होता है ना, जमीन के नीचे हम टैंक बनाते हैं, फिर उसको प्लास्टर करते हैं कि पानी उसमें संग्रहित हो जाए ना। तो यदि टैंक आपको समझ में आ गया तो विकल्प जो दिए हैं उसमें आप आसानी से आंसर लगा सकते हैं कि भैया पीने के उद्देश्य के लिए छतों से एकत्रित वर्षा जल के भंडार के लिए भूमिगत एक प्रकार का टैंक होता है। पहला वाला विकल्प ही आपको क्या होगा, सही होगा। चलिए अगला प्रश्न। पानी को इस प्रकार भी जाना जाता है, किस प्रकार जाना जाएगा भैया, किस नाम से जाना जाएगा पानी को? सार्वभौमिक समाधान के नाम से, सार्वभौमिक विलायक के नाम से, जादुई विलायक के नाम से, या फिर जादुई समाधान के नाम से। तो पानी जो होता है भैया वो किसी भी अन्य तरल पदार्थ की तुलना में ज्यादा पदार्थों को घोल सकता है। जो अन्य तरल पदार्थ है उसकी तुलना में बता रहा हूं कि पानी सबसे ज्यादा चीजें घोल लेता है, तो इसे सार्वभौमिक विलायक कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? सार्वभौमिक विलायक कहेंगे। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है ये आपके। अगला प्रश्न। जल संभरों के सभी संग्रहों को एक ही प्रमुख जल निकाय में छोड़ देना क्या कहलाता है? यानी कि पानी तरह तरह जगह से आता है और एक जगह छोड़ दिया है तो उसे क्या कहेंगे? सीवेज ड्रेनेज सिस्टम कहेंगे, वाटर सेट कहेंगे, जल निकासी बेसिन कहेंगे, या फिर आर्द्र भूमि कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? तो याद रखिएगा, उसे जल निकासी बेसिन कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे जल निकासी बेसिन कहेंगे। जल संभर क्या होता है ये आप जान लीजिए, जहां बारिश या पिघली हुई बर्फ का पानी नदियों, नहरों और नालों से बहकर एक ही जगह इकट्ठा होता है, उसे क्या कहा जाता है? जल संभर कहते हैं। याद रखिएगा। और जब इसको छोड़ा जाता है तो उसे जल निकासी बेसिन कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? उसे जल निकासी बेसिन कहते हैं। याद रखिएगा। तीसरा वाला प्रश्न आपका सही रहेगा। और यदि जब इसको पानी को छोड़ देते हैं फिर वो कहां पर जाकर मिलता है? तो बड़ी नदियों में जाकर मिल जाएगा, है ना। सरोवर में चला जाएगा, सागर में, महासागर में, दलदली इलाके में, यहां जाकर वो इकट्ठा हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न। भारत सहित कितने देशों में उप समुद्री गतिविधियों को अंजाम देने के लिए पानी के नीचे के वाहनों की खोज करने में सक्षम है? भारत सहित बताना है ना, भारत के अलावा नहीं बताना है। 4, 5, 6, 7। यदि भारत के सहित हम देखें तो 6 देश है। कितने हैं? 6 देश। कौन कौन से 6 भैया, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। हम पूरे लिख देते हैं। पहले नंबर पर भारत है, फिर आपका अमेरिका है, उसके बाद में आपका रूस है, उसके बाद में आपका जापान है, उसके बाद में आपका फ्रांस है, उसके बाद में आपका चीन है। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये 6 देश है आपके, ना, भारत सहित। तो बी वाला विकल्प क्या होगा आपका? करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न। प्रदूषक के आधार पर जल प्रदूषण के 2 स्रोत है, वो क्या है? प्रदूषक के आधार पर जल स्रोत के 2 प्रमुख स्रोत आपको बताना है। प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत, स्थायी स्रोत, अस्थायी स्रोत, ग्रामीण स्रोत, शहरी स्रोत, बिंदु स्रोत, या फिर गैर बिंदु स्रोत। कौन सा होता है? हमेशा याद रखिएगा, प्रदूषक के आधार पर जल प्रदूषण के 2 स्रोत बताए। कितने? 2। पहला है आपका बिंदु स्रोत और दूसरा है आपका गैर बिंदु स्रोत, जिसे बिखरे हुए स्रोत भी कहा जाता है। तो डी वाला विकल्प आपका सही होगा। अब बिंदु स्रोत क्या होता है? यहाँ एक पाइप या फिर चैनल होता है जिससे औद्योगिक सुविधा या शहर के जो सीवरेज सिस्टम होते हैं उससे पानी निकलता है। इसको कहते हैं बिंदु स्रोत, है ना। अब बिखरे हुए स्रोत या फिर गैर बिंदु स्रोत क्या होते हैं आपका? तो ये होता है, यह एक बहुत बड़ा और अप्रतिबंधित क्षेत्र होता है। यहाँ पर आना जाना मनाही होता है, जहां से कई तरह के जो प्रदूषक जल निकास निकाय में प्रवेश करते हैं, जैसे कि कृषि क्षेत्र में, है ना। ये गैर बिंदु स्रोत से कहा जाता है। 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन साबुन से स्नान करे तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जिससे अंधापन और अन्य दृष्टि की समस्या हो सकती है को फैलने से रोका जा सकता है? देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न और बन रहा था कि साबुन के रोज आप प्रतिदिन साबुन नहीं लगाएंगे तो उससे कौन सी बीमारी हो सकती है? तो अंधापन या फिर अन्य दृष्टि की समस्या हो सकती है। तो बीमारी कौन सी है या फिर किसको फैलने से रोका जा सकता है? यक्ष्मा को, काला अंजारी को, डेंगू को, या फिर ट्रेकोमा को? किसको? तो ये होगा आपका ट्रेकोमा। ट्रेकोमा एक प्रकार की आंख की बीमारी होती है ना। और इसको त्राकोमा भी कहा जाता है। याद रखिएगा, है ना। त्राकोमा यदि विकल्प में आ जाए
तो याद रखिएगा, है ना, एक प्रकार की आंखों की बीमारी होती है। तो डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। किस उद्योग को उत्पादन प्रक्रिया के दौरान बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? वो कौन सा उद्योग है जिसको बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? पेट्रोलियम उद्योग को, सॉफ्टवेयर उद्योग को, परिधान और कपड़ा उद्योग को, शराब की भट्टी और कार्बोनेटेड पेय उद्योग। काफी अच्छा प्रश्न है ये। देखिए, किस उद्योग को उत्पादन प्रक्रिया के दौरान पूछा गया बड़ी मात्रा में, तो ये आपका शराब की भट्टी और कार्बोनेटेड पेय उद्योग को, है ना। डी वाला विकल्प आपका क्या होगा? सही होगा। चलिए अगला प्रश्न। एक लंबे समय 30 वर्ष से अधिक के लिए एक बड़े क्षेत्र में मौसम की स्थिति और बदलाव के योग को क्या कहा जाता है? 30 वर्ष से अधिक, यहां पर समय भी आपको देखना है। एक लंबा समय हो गया ये, तो उसे क्या मौसम कहेंगे, मानसून कहेंगे, जलवायु कहेंगे, या फिर धूल का कटोरा कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? तो याद रखिएगा, जिस स्थान पर 30 साल या फिर उससे अधिक समय तक मौसम की औसत स्थिति और बदलाव के योग हो, उसे क्या कहेंगे? जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे जलवायु कहेंगे। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। ड्रिप सिंचाई विधि का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ड्रिप सिंचाई, जैसे कि एक पौधा यहाँ लगा, एक यहाँ लगा, यहाँ लगा, यहाँ लगा, ऐसे पौधे लगे होते हैं छोटे छोटे, और ये ड्रिप इसी के पास से निकली होती है। तो ये जो पौधे लगे होते हैं यहीं पर पानी जाता है, यहाँ पर जो खाली जगह यहाँ पर पानी नहीं जाएगा। ये ड्रिप ऐसी लगाई जाती है ना, यहाँ पर छेद होते हैं, तो इसकी वजह से जो पौधा है उसी में ही पानी जाएगा। इससे क्या है? बचत होती पानी की, है ना। वर्षा जल का संचयन होगा, इसके उपयोग से जल संरक्षण होगा, जल शोधन होगा, या फिर उच्च बनाने की क्रिया होगी। सरल सा प्रश्न है, इससे क्या होगा? जल संरक्षण होगा। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। जो आवश्यकता होगी उसी के अनुसार पानी जाएगा, ज्यादा जो बहाव होगा पानी का उसमें नहीं होगा। तो बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए, वायुदाब जितना कम होगा पानी का क्वथनांक होगा। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। कम उच्चतम क्वथनांक वायुदाब पर निर्भर नहीं करता या फिर निर्धारित नहीं किया जा सकता। सही आंसर क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, वायुदाब जितना कम होगा पानी का क्वथनांक क्या होगा? उतना ही कम होगा, है ना। तो यहां पर क्या होगा? पहला वाला। यदि यहां पूछे कि वायुदाब जितना ज्यादा होगा तो पानी का क्वथनांक क्या होगा? भाई ज्यादा होगा तो इसका भी ज्यादा होगा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। यदि ज्यादा का पूछ ले कि वायुदाब जितना ज्यादा होगा पानी का क्वथनांक कैसा होगा, तो वो ज्यादा होगा। कम होगा तो यहां पर भी कम होगा। पहला वाला विकल्प आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। झीलों, पहाड़ों आदि में उच्च अम्लता की अम्ल अवधि को क्या कहा जाता है? एपिसोडिक अम्लीकरण कहते हैं, अत्यधिक अम्लीकरण कहते हैं, अम्लीय अवधि कहते हैं, या फिर अंतरिम अम्लीकरण कहते हैं। झीलों, पहाड़ों आदि में उच्च अम्लता की अल्प अवधि को क्या कहेंगे? इसे कहेंगे आप एपिसोडिक अम्लीकरण। क्या कहेंगे? एपिसोडिक अम्लीकरण। एक छोटी अवधि जब नदियों, झीलों और जमीन का पीएच स्तर सामान्य से बहुत अधिक होता है, जो सामान्य स्तर होता है उससे अधिक होगा यदि उसका पीएच मान, तो उसके क्या कहेंगे? एपिसोडिक अम्लीकरण कहेंगे, है ना। याद रखिएगा। और यहां अक्सर कब होता है? यदि पूछ ले भैया कि अक्सर कब होता है, किस ऋतु में होता है, तो वसंत ऋतु में होता है। कब होता है? वसंत ऋतु में होता है, जब अम्लीय प्रदूषक युक्त जो बर्फ होती है वो पिघलना शुरू होती है, तब ये होता है ना। याद रखिएगा, पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। दिल्ली में औसत शीतकालीन वर्षा लगभग होती है, जो दिल्ली में औसतन शीतकालीन वर्षा होती है वो कितने मिलीमीटर होती है? 70, 85, 53 या फिर 40? कितनी होती है? तो याद रखिएगा ये 53 होती है ना, 53 मिलीमीटर होती है। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए, जल में कठोरता कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? जल में कठोरता कितने प्रकार के होते हैं? सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि 2 प्रकार के होते हैं या फिर 2 तरह के होते हैं। कितने? 2 तरह के। पहला होता है अस्थायी कठोर, अस्थायी कठोर, कठोर कह लीजिए, कठोरता कह लीजिए। दूसरे नंबर पे है आपका स्थायी कठोर, स्थायी कठोरता, है ना। ये 2 प्रकार के होते हैं, तो पहला वाला विकल्प आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न। पानी में मौजूद कार्बनिक यौगिकों को ऑक्सीकरण करने वाले पदार्थों से युक्त रासायनिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से ऑक्सीजन करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन के रूप में जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? जैव रासायनिक ऑक्सीजन की मांग, रासायनिक ऑक्सीजन की मांग, घुलित ऑक्सीजन, या फिर यूट्रोफिकेशन? किसके रूप में जाना जाता है?
तो ये जाना जाता है बीओडी के रूप में। बीओडी याद रखिएगा, काफी प्रश्न इससे पूछे गए आपके एमपीटेट एग्जाम। बीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या होता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब इसको हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में कहेंगे इसे जैव रासायनिक ऑक्सीजन की मांग, है ना। पहला वाला जो विकल्प होगा ये आपका सही होगा। इसमें क्या होता है? इसमें पानी में मौजूद कार्बनिक यौगिकों को ऑक्सीकरण करने के लिए जरूरी ऑक्सीजन की मात्रा होती है, जिसको रासायनिक ऑक्सीकरण मांग कहते हैं, है ना। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका पहला वाला होगा। ठीक है, आगे समझ में आपको। अगला प्रश्न, प्रदूषित जल के द्वितीयक उपचार से बीओडी का कितना प्रतिशत भाग निकल जाता है? बीओडी के बारे में आपको बता चुका हूं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। यदि यहां पर प्रतिशत पूछा गया है तो आपका होगा 85%, है ना। द्वितीयक उपचार बीओडी का जो भाग है वो 85% निकल के आता है। कितना? 85% निकल के आता है। इसमें क्या होता है? पानी में कार्बनिक प्रदूषण को मापने का एक क्या है? एक तरीका है बीओडी, जो मैंने आपको ऊपर नहीं बताया था वो यहां पर बता दी। क्या है ये? पानी में कार्बनिक प्रदूषण को मापने का एक तरीका है। इसका पूरा नाम क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। चलिए अगला प्रश्न, स्वच्छ पानी का बीओडी मान होगा। देखिए फिर से वही प्रश्न पूछ लिया गया बीओडी का। बीओडी इसका फुल फॉर्म जरूर याद रख लीजिएगा, आने वाले समय में पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए, है ना। क्या बताया था मैंने आपको? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब बात करते हैं स्वच्छ पानी का बीओडी मान कितना होता है? 5 ppm से कम, 17 ppm, 10 ppm या फिर 15 ppm। क्या होता है? तो याद रखिएगा ये होता है 5 ppm से कम। कितना होता है? स्वच्छ पानी का बीओडी मान 5 ppm से कम होता है। यदि प्रदूषित पानी का पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। प्रदूषित पानी का पीएच मान पूछ ले भैया कि ये कितना होता है, तो याद रखिएगा, या फिर सॉरी बीओडी मान कितना होता है? तो ये होता है आपका 6 से 9। कितना होता है? 6 से 9 ppm। कितना होता है? 6 से 9 ppm होता है। एक होता है प्रदूषित पानी और एक होता है पानी में बहुत ज्यादा प्रदूषित का जो बीओडी मान होता है वो कितना होता है? तो याद रखिएगा, पानी बहुत ज्यादा यदि प्रदूषित है तो उसका उसका मान होगा 100 ppm से ज्यादा। याद रखिएगा, ये 100 से ऊपर भी निकल जा सकता है, 10, 20, 30 कितना भी हो सकता है, 100 से अधिक होगा, है ना। यदि पूछ ले सिर्फ प्रदूषित पानी का पूछे तो 6 से 9 होगा, लेकिन यदि पूछे कि पानी बहुत ज्यादा प्रदूषित है तो उसका जो आपका बीओडी मान होगा वो कितना होगा? तो वो 100 से अधिक होगा, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, भारत में जल संरक्षण प्रणाली का प्रयोग प्राचीन काल से किया जाता है ना। खादिन पद्धति का प्रयोग किस राज्य में किया जाता है? सीधा सीधा पूछा गया है कि भाई जो खादिन है ये पद्धति है, इसका प्रयोग किस राज्य में करते हैं? तमिलनाडु में, असम में, पंजाब या फिर राजस्थान में। खादिन के साथ साथ एक और मैं आपको नाम बता देता हूं, जोहड़। जोहड़ भी एक प्रकार की पद्धति है जो कि प्राचीन काल से ही चली आ रही है, तो वो भी इसी राज्य से जुड़ी हुई है। वो कौन सा राज्य है? वो आपका राजस्थान। याद रखें, खादिन का पूछ ले या फिर जोहड़ का पूछ ले, ये दोनों ही जो पद्धति है इसका प्रयोग किस राज्य में किया जाता है? तो राजस्थान राज्य में किया जाता है। खादिन क्या है? एक जल संरक्षण की पारंपरिक विधि है। यहाँ एक प्रकार का बांध होता है। क्या होता है? एक प्रकार का बांध होता है जो भारत के राजस्थान राज्य में कृषि के उपयोग के लिए लाया जाता है। और याद रखिएगा, इसको धोरा भी कहते हैं, मतलब इसका अन्य नाम क्या है? धोरा। यदि खादिन ना देते हुए धोरा दे दे तो भी आपको पता होना चाहिए ये राजस्थान का ही है। जैसे कि जोहड़ की मैंने बात की, भाई जोहड़ क्या है? तो ये भी एक जल संरक्षण की पारंपरिक विधि है जो कि छोटे तालाब या पोखर होते हैं। क्या होते हैं? छोटे तालाब या फिर पोखर होते हैं। तो यहाँ पर 4th वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। जलमंडल पर मानव द्वारा कई विकासात्मक गतिविधियों के कारण हो सकता है। क्या हो सकता है? मृदा प्रदूषण हो सकता है, जल प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण, भूमि प्रदूषण। सरल सा प्रश्न है, जलमंडल की बात की जा रही है तो जल प्रदूषण होगा, है ना। यहाँ पर जो बी वाला विकल्प होगा ये सही होगा, जलमंडल से जल प्रदूषण होगा। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए, फाल्कन मार्क के अनुसार पानी की कमी तब होती है जब, इनके अनुसार भैया पानी में कमी कब होगी? पानी की उपलब्धता 1000 क्यूबिक मीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से कम है, पानी की कोई कमी नहीं है, बाढ़ है, अगर पानी की उपलब्धता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 1000 क्यूब मीटर से अधिक है। कम है या फिर अधिक है, इन दोनों में से आंसर बताइए क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका पानी की उपलब्धता 1000 क्यूबिक मीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से कम है यदि, तो फाल्कन मार्क के अनुसार पानी की वहां पर क्या है? कमी है ना। तो पहला वाला जो विकल्प है आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, यानी कि यहां पर जल संकट आ सकता है, जल संकट की स्थिति बन सकती है, इसका मतलब यह होता है। चलिए अगला प्रश्न,
पानी पंचायत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? पानी पंचायत, अच्छा प्रश्न है। विलास राव सालुखे, मनोहर दास, अलमारुइया या फिर राजेंद्र सिंह? तो पानी पंचायत आंदोलन की बात की जा रही है तो ये विलास राव सालुखे द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? सन यदि पूछे तो 1974। कहां की गई थी? तो महाराष्ट्र में, है ना, महाराष्ट्र में 1974 में विशाल राव सालुखे द्वारा पानी आंदोलन की शुरुआत की गई थी, पानी पंचायत आंदोलन की, है ना। तो पहला वाला विकल्प आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, विश्व में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष पानी की उपलब्धता के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? विश्व में बताना है प्रति व्यक्ति के हिसाब से और प्रति वर्ष के हिसाब से। 111वां नंबर है भारत का, 131वां है, 132वां या फिर 133वां है? कौन सा है? तो यदि सीधा सीधा पूछे तो आपका होगा 133वां। कितना होगा? 133वां। यदि पूछ ले कि भैया मीठे पानी की उपलब्धता में भारत का जो स्थान है वो कितना है, तो वो है 141वां। 141वें नंबर पे आता भारत। मीठे पानी की उपलब्धता की बात की जा रही है, यदि सीधा सीधा पूछे तो 131वां आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, जल अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू हुआ? देखिए, ये प्रश्न हमने अधिनियम और मुख्यालय का एक वीडियो बनाया था, यदि नहीं देखा तो देख लीजिएगा उसको। उस पर पूरा डिटेल में आपको बताया, यहाँ पर भी इसकी डिटेल बताऊंगा, है ना, लेकिन वहां पर भी बताया था। यदि वीडियो आपने देखा है जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। मार्च 1974, मार्च 1975, अप्रैल 1974 या फिर अप्रैल 1975? कब हुआ था जल अधिनियम भारत में? किस वर्ष लागू हुआ था? सही आंसर होगा आपका यहाँ पर मार्च 1974। कब? मार्च 1974। याद रखिएगा, भारत में जल, जिसे प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम भी कहते हैं, इसे 23 मार्च, तारीख पूछ ले भैया, कौन सी तारीख? 23 मार्च 1974 के इसको लागू कर दिया गया था। इसका मकसद क्या था? तो जल प्रदूषण को रोकना और नियंत्रित करना, साथ ही जल की स्वच्छता बनाए रखना इसका मकसद था या फिर इसका उद्देश्य था। इसको संशोधित भी किया गया था, जो कि प्रश्न पूछा गया था आपके एमपीटेट एग्जाम में। इसको संशोधित किया गया था 1988 में। जैसे कि हमें समझ में आ गया कि भैया इसको 1974 में लागू किया गया था, लेकिन इसे संशोधित भी किया गया था और ये पूछा भी गया है। यदि आपने नहीं देखा है, वीडियो देख लीजिएगा। तो 1988 में से संशोधित किया गया था और अंतिम बार कब किया था? 2003 में किया था। कब किया था? 2003 में भी इसे संशोधित कर दिया गया था। और जो विकल्प था उसमें 1988 था, 2003 नहीं था, तो 1988 ही आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? मार्च 1974। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जल से एक और प्रश्न आपको बता देता हूं। जल के साथ साथ वायु यदि पूछ ले आपसे कि वायु अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू हुआ था, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। ये 1981 में हुआ था। कब हुआ था? 1981 में हुआ था आपका वायु अधिनियम, है ना, या फिर वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम। चलिए आगे बढ़ेंगे। जल जो रासायनिक और जैविक अशुद्धियों से मुक्त होता है क्या कहलाता है? आशुतोष जल, पीने योग्य पानी, पौष्टिक पानी या फिर काला पानी? जल को रासायनिक और जैविक अशुद्धियों से यदि मुक्त होता है पानी, तो उसे क्या कहते हैं? उसे याद रखिएगा, हमेशा आशुत जल कहते हैं, जो कि पीने योग्य नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें जो जरूरी लवण होते हैं वो नहीं होते, है ना। तो ये जल कौन सा होता है आपका? आशुत जल होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भूजल का उपयोग निम्नलिखित में से किस गतिविधि के लिए सबसे अधिक किया जाता है? भूजल का उपयोग, धुलाई, पीने का पानी, कृषि या फिर उद्योग? तो भूजल, जैसे हम ट्यूबवेल लगाते हैं, तो उसका उपयोग कहां करेंगे सबसे अधिक? सरल सा प्रश्न है, कहां करेंगे? कृषि में करेंगे। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न। जल संरक्षण की कौन सी विधि नहीं है? जल संरक्षण की विधि कौन सी नहीं है, ये आपको बताना है। यदि आप 4 विकल्प पढ़ेंगे तो आंसर आपके सामने होगा, यानी कि कहने का मतलब है कि सरल है। बांस टपकने वाली सिंचाई प्रणाली, इससे क्या जल संरक्षण होगा? नहीं होगा। पहला ही विकल्प आपका सही होगा, यानी कि भूजल निष्कर्षण, कुंडस, पानी की बर्बादी से बचना, ये सभी जल संरक्षण की विधियां हैं। तो कौन सी नहीं होगी? तो पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला प्रमुख जल विद्युत उत्पाद केंद्र, जिसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन भी कहते हैं, वो कौन सा है? शिवना समुद्र हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, बाणसागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, लोकतक या फिर हीराकुंड? कौन सा होगा? देखिए, यहां पर भारत की जगह एशिया भी आ जाए, भारत की जगह एशिया भी पूछ ले, या फिर भारत और एशिया, तो जो पहला प्रमुख जल विद्युत उत्पादन केंद्र है वो आपका शिवना समुद्र हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होगा, है ना। ये आपका भारत का भी है और एशिया का भी। याद रखिएगा, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1902 में। कब की गई थी? 1902 में की गई थी। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न।
सामान्य जल की अपेक्षा सीवेज जल का तापमान होता है, जो सीवेज जल होता है उसका कितना होता है, सामान्य जल की अपेक्षा थोड़ा कम होता है, थोड़ा ज्यादा, सामान्य या फिर बहुत ज्यादा, कितना होता है? तो याद रखिएगा हमेशा ये कितना होता है, थोड़ा ज्यादा होता है, तो ना सामान्य जल के अपेक्षा सीवेज जल का तापमान कितना होता है, थोड़ा ज्यादा होता है। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। भारत में ताजे पानी का सिर्फ कितना प्रतिशत, यहाँ पर देखिए भारत में ताजे पानी का परसेंटेज पूछा गया, 2 है, 3 है, 4 है या फिर 5 है, कितना है? तो यहाँ पर देखिए ताजे पानी की बात अलग है और स्वच्छ जल अलग है, दोनों अलग अलग है ना। तो ताजे पानी की बात करें तो वो होगा आपका 4%, लेकिन स्वच्छ जल की बात करें कि भाई स्वच्छ जल कितना है भारत में, तो वो है आपका 3%, कितना है? 3% है। और यहाँ पर ताजे पानी की बात की जा रही है तो आंसर आपका क्या होगा, यहाँ पर 4% होगा। तीसरा वाला जो विकल्प होगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, है ना। चलिए, पंपिंग के कारण भूजल की सतह का कम होना क्या कहलाता है? पंपिंग का मतलब हम जो ट्यूबवेल होती है उसमें जो मोटर डालते हैं ना, उसको आप पंपिंग कह सकते हैं, पंपिंग को मोटर कह सकते हैं, है ना। तो इसके कारण जो भूजल की सतह का कम होना क्या कहलाता है? निष्कासन, टपकना, सूखा या फिर ट्रिब्यूट, क्या कहलाता है? ट्रिब्यूट लिखा हुआ है ना ये। तो पंपिंग के कारण भूजल की सतह का कम होना क्या कहलाता है भैया? तो निष्कासन कहलाता है। क्या कहलाता है? निष्कासन। और आम कारण क्या है? भूजल की कमी का सबसे आम कारण क्या होगा? तो जमीन से पानी को बार बार निकालना, ये आम कारण होता है। और हम पानी को पुनः उत्पन्न करने की तुलना में तेजी से पंप करते हैं, उस पानी को बाहर निकालते हैं, जिसका परिणाम क्या हो रहा है? भूजल की खतरनाक कमी हो रही है। तो सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर निष्कासन होगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है जल संकट का समाधान है, क्या है भैया? वर्षा जल संग्रहण है, संरक्षण है, कृत्रिम वर्षा है, प्राकृतिक वर्षा या फिर भूजल का दोहन है? क्या है? सरल सा प्रश्न है। वर्षा जल का हम संग्रहण करेंगे, जल संकट नहीं होगा, यही समाधान है। तो पहला वाला विकल्प क्या होगा आपका? करेक्ट होगा। भांगड़ा नागल परियोजना के जल का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। देखिए भांगड़ा नागल, नदियां, बांध, पठार, इस पर एक वीडियो मैंने प्रॉपर्ली बनाई है, उस वीडियो को देख लीजिएगा, सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो इसका हम आंसर जान लेते हैं। सरल सा प्रश्न है ये। भांगड़ा नागल परियोजना के जल का जो स्रोत है मुख्य रूप से किसमें उपयोग होता है, ये पूछा गया है भैया। जल विद्युत और सिंचाई, मछली प्रजनन और निवेगेशन, औद्योगिक उपयोग या फिर बाढ़ नियंत्रण। सरल सा प्रश्न है। उसका जो जल है मुख्य रूप से जल विद्युत और सिंचाई के रूप में किया जाता है। पहला वाला आपका करेक्ट होगा। यदि बांध के बारे में पूछे कि भांगड़ा नागल बांध क्या है भैया, तो ये सबसे बड़ा है। भारत की पूछे या फिर एशिया का पूछे, भारत और एशिया का सबसे बड़ा बांध पूछे तो भांगड़ा नागल बांध है। और भांगड़ा नागल बांध कहां पर स्थित है, कौन सी नदी पर है, इसके बारे में भी सुन लीजिए। भांगड़ा नागल बांध हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्य में सतलज नदी पर स्थित है। कहां पर? ये सतलज नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला और लास्ट प्रश्न है, टोटल 33 प्रश्न में लेकर आया था। निम्नलिखित में से कौन पानी के क्वथनांक को प्रभावित करता है? कौन करता है? घुलनशीलता, ताप सूचकांक, हवा का दबाव या फिर अम्लीय प्रकृति। क्वथनांक को प्रभावित कौन करता है? तो ये हवा का दबाव, याद रखिएगा। सरल सा प्रश्न है ना। पानी के क्वथनांक को प्रभावित कौन करेगा? हवा का दबाव करेगा। तो यहीं पर आपके जो 33 प्रश्न है वो समाप्त होते हैं। यदि आपने आपने प्रैक्टिस भी की होगी तो बताइएगा कि इन 33 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं, और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से हर वीडियो के बारे में बताइएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और इस प्रकार के वीडियो और बनाने की इच्छा हो। तो ये सारी चीजें आपको करना है, वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जल्दी दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।